हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ऋतिक श्रीवास्तव और आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज़ में एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है क्लास 9th में, इकोनॉमिक्स। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके चैप्टर फर्स्ट जो ये काफ़ी बेसिक है, आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्लास को कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, किस चीज़ की पढ़ाई है इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ना है हम लोग को इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है क्लास 9 से। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे और आज ही उसको ख़त्म भी कर देंगे, चाहे लॉन्ग वीडियो हो जाए या बहुत लॉन्ग हो जाए, आज ही उसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्लास 9th में इकोनॉमिक्स छोटा ही रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल सब तो क्या है, फर्स्ट टाइम जब नया सब्जेक्ट कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स 9th क्लास का है और इसको अनस्टॉप्ड और मतलब क्या उसको बोलते हैं, अनएडिटेड वीडियो, यानी कि बिना रुके हुए बिल्कुल रिकॉर्डिंग करेंगे और तुरंत डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा कि अच्छा खासा एक कमिटमेंट हो जाएगा कि पूरे चैप्टर को एक बार में ही फिनिश किए, उसको बढ़िया से समझें। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली समझने ही के ऊपर है। अगर इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग जस्ट स्टडी ऑफ मनी। कैपिटल की ये स्टडी है। कैपिटल मतलब राजधानी नहीं, कैपिटल मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पूंजी। पूंजी तो खैर उसका हिंदी होगा। पूंजी कहने का मतलब है कि आपके पास कितना अमाउंट है। ठीक है, आपकी पूंजी क्या है, आपका कैपिटल क्या है, क्या आपका सहमता है। ठीक है, क्या आपके पास अमाउंट है, इसी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो फादर थे वो थे एडम स्मिथ। इन्होंने ही सबसे छोटा डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स के कि बस स्टडी करो पैसा के बारे में, किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक्स। आज के टाइम अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो अलग चीजें हैं। इकोनॉमिक्स जो कि स्टडी है, इकोनॉमी देश को डिफाइन करता है, किसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। जैसे न्यूज में हम लोग हमेशा सुन रहे होते हैं कि इंडिया जो है वो टॉप 5 इकोनॉमी वाली कंट्री में से आ गया है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ये सब चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इकोनॉमी बेसिकली डिफाइन करता है कि भाई एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन के बारे में। और इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे ये सब कुछ प्रोडक्शन के ऊपर है। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज बेसिकली कि आप किसी चीज को बना रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना। सपोज करो कि कपड़े का फैक्ट्री है, कपड़ा का फैक्ट्री है, तो वहां क्या बनेगा, वहां कपड़ा बनेगा। तो वो जो कपड़ा बनने का प्रोसेस है दैट्स इट प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। कि वहां पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो कपड़ा का प्रोडक्शन हो रहा है। कपड़े का फैक्ट्री है तो कपड़ा का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि वहां कपड़ा बन रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। वही डिफाइन करता है हमारे कंट्री के प्रोडक्शन, मतलब कह सकते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ दो चीजों पे चलती है। ये जो प्रोडक्शन है वो दो चीजों पे चलती है। एक है हमारा गुड्स और एक है हमारा सर्विस। एक गुड्स के ऊपर चलती है और एक सर्विस के ऊपर चलती है। गुड्स यानी कि सामान जो हमको दिखाई दे रहा है, सिंपल मीनिंग है कि जो हमको दिखाई दे रहा है गुड्स है, और जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी हमारे लिए कुछ मतलब हेल्प कर रहा है, फायदा कर रहा है, दैट इज सर्विस। जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में हम लोग गए, वहां जाके हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। ठीक है, तो जो खाना आ रहा है, जो हम लोग खा रहे हैं, दैट इज गुड्स। और जो वेटर बार बार लेके आ रहा है, हम लोग को सर्व कर रहा है प्लेट में। ठीक है, जो घट रहा है उसको लेके आ रहा है, कोई पानी का बोतल लेके आ रहा है, ठीक है, बिल लेके आ रहा है, सब सामान लेके आ रहा है, बार बार आपको पूछ रहा है, आपके लिए कंफर्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। यानी कि आपके सपोज करो कि फैमिली है तो 2 टेबल जोड़ दिया, चेयर ला के लगा दिया। ये सब क्या दे रहा है, वो अपनी सेवा दे रहा है। वो क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। ठीक है, सपोज करते हैं कि लोग किसी होटल में जाते हैं, तो किसी होटल में जाते हैं तो उसमें रूम है, रूम के अंदर बेड है, मैट्रेस है, बेड है, बेडशीट है, चादर है, रजाई है, तकिया है, बहुत मतलब बाथरूम है, बाथरूम में तौलिया है, वो अलग बात है कि लोग चुरा के ले जाते हैं, साबुन है, शैम्पू है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, सब व्यवस्थित मिलता है वहां पे। ये सर्विसेज है जो होटल आपको दे रही है। ये क्या है, सर्विसेज है, इसको सेवा हम लोग बोलते हैं। जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, हम भी पढ़ा रहे तो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं।
इस वजह से हमारे कंट्री में जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स के ऊपर टैक्स और सर्विस के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो ये था बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है, इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर, पालमपुर ये एक मतलब गांव का लिया गया है, हाइपोथेटिकल गांव है, ये एक झूठा सा स्यूडो गांव है, तो ऐसा मनगढ़ंत गांव है। ठीक है, इसको लिया गया है एग्जाम्पल में ये शो करने के लिए कि इंडिया का जो रूरल इंडिया है, मतलब इंडिया का जो रूरल एरियाज है, जो गांव देहात है, वहां से इकोनॉमी कैसे बूस्टअप होती है, वहां पे इकोनॉमी का क्या मतलब है, वहां कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो इकोनॉमी को इनहेंस कर रही है या इकोनॉमी को डिहेंस कर रही है, जो भी हो। ठीक है, तो पालमपुर गांव के बारे में हम लोग को बताया। बेसिकली इस चैप्टर का मतलब ही है कि आपको प्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, प्रोडक्शन के बारे में छोटी मोटी बातें बताई जाए कि क्या क्या जरूरी है प्रोडक्शन में, कौन कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, किस पे वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन, ये चीजों के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन देता है पालमपुर के बारे में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पालमपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वहां पर डेवलपमेंट जो भी है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बात करता है। पालमपुर को बताता है कि ये एक ऐसा गांव है जो अपने पड़ोसी से, अपने मतलब बोल सकते हैं नेबर से, अपने नेबर से वेल कनेक्टेड है। इसके पड़ोसी गांव जो है, पड़ोसी गांव या शहर जो भी है, इससे क्या है, वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड है, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, हर स्थिति में लोग इस पार से उस पर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह बढ़िया से ट्रैवल कर पाते हैं। यानी कि सपोज करें जैसे यहाँ पे दो, एक विलेज और एक टाउन की बात कही गई है, एक है शाहपुर और एक है रायगंज। पालमपुर के पास में जो उसका नेबर है वो एक रायगंज है, जो कि एक विलेज है, और एक टाउन है शाहपुर। ये टाउन है और ये विलेज है। बोल रहे हैं कि इनके साथ एक बढ़िया कनेक्शन है हम लोग का, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे मतलब ये देखो पढ़ाई गई है ना कि इसको पकड़ो कैसे, इसका मतलब क्या है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से कनेक्टेड है। यानी कि सबसे पहला चीज, आने जाने में दिक्कत नहीं है, यानी कि रोड बढ़िया है। आने जाने में दिक्कत काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि रोड बढ़िया है। क्योंकि गांव देहात में क्या होता है, गांव देहात में गड्ढा गुड्ढी पूरा होता है। ठीक है, गड्ढा है, गुड्डी है, कहीं कुछ है, कभी उबड़ खबड़ रोड है, कहीं ब्रेकर है, कहीं पक्का रोड नहीं है। बट यहाँ बिल्कुल कोई मौसम में दिक्कत नहीं हो रहा है। बारिश में अगर सपोज करो मिट्टी जो पक्का कच्चा रास्ता है, बारिश के टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा गिल हो जाएगा, उसमें चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी उसमें कोई मौसम में जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे क्या है, पक्का रोड है। इससे तो एक बात पता और चल गया कि भाई नेबर से कनेक्शन बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि वहां पक्का रोड है, वहां पक्का रोड है। अब क्योंकि ये नेबर्स हल्के हल्के कुछ ना कुछ तो दूरी पे होगा, ऐसा थोड़ी है कि 10 कदम पे दूसरा गांव होगा, सॉरी ऐसा थोड़ी कि 10-10 कदम पे गांव शहर होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा। अब जब यहाँ पे पक्का रोड है तो उस पर चलने के लिए पक्का गाड़ी भी तो होना चाहिए ना, है कि नहीं। आखिर हम लोग जाएंगे कैसे, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। और जहाँ पे पक्का रोड होगा वहां पे हो ही नहीं सकता कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बढ़िया ना हो। ठीक है, तो इससे एक और हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई वहां पे नेबर से कनेक्शन बढ़िया है, एक तो पक्का रोड हो गया, दूसरा कि वहां पे ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया होगा। और सही बात है, वहां पे ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत बढ़िया है। वहां पे तुमको देखने को मिलेंगे, जीप देखने को मिल रहा है, ट्रक मिल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहा है, यहाँ तक कि तुमको बैलगाड़ी, बुलेट कार्ट मिल रहा है, तांगा में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हर तरह का ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था, जानवर वाला भी, बाइक वाला मतलब पेट्रोल वाला भी, डीजल वाला भी, सब वाला तुमको क्या ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल तो कितना तो समझ रहे कि भाई ये गांव में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत गांव नहीं है। यहाँ पक्का रोड है, यहाँ जीप ट्रैक्टर ट्रक चल रहा है, हाईवे बना के रखे हुए गाँव में। ठीक है, तो हल्का सा डेवलपमेंट हम लोग को दिख रहा है। दूसरा बात ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था है। काफी पहले यहाँ पे क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। हर किसी के घर में क्या है, ट्यूबवेल्स हैं, हर किसी के घर में ट्यूबवेल्स है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहला क्या हो गया, इसका नेबर से कनेक्शन बढ़िया है, पक्का रोड है, ट्रांसपोर्ट बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया है। बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन का पालमपुर जो गांव सपोज कर रहे हैं उसमें क्या सीन है,
एजुकेशन की बात करें तो यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है, यहाँ सेकेंडरी स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल यहाँ 10 क्लास तक पढ़ाई होता है, यहाँ तो प्राइमरी स्कूल है और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी अवेलेबल। तो यहाँ एजुकेशन में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, एजुकेशन का भी अच्छा खासा व्यवस्था है, ठीक है। और वैसे भी गाँव देहात का लेकिन कहाँ उतना क्या उतना एक्टिव थोड़ी होता है। हम लोग बेसिकली थॉट मान के चलता है कि हमें खेती करना है, बाबूजी वाला खेत जोतना है, ठीक है। तो वो सोच कर चलता है, तो इतना तो काफी है वहाँ के एजुकेशन के लिए, गाँव के लिए। क्योंकि चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, विलेज पालमपुर, तो गाँव के लिए तो खैर ठीक है, उतना काफी है। तो दो ये क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है। ये एजुकेशन का बात हम लोग का हो गया। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड क्या सुविधा है। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सुविधा की, तो यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक भी है, इसको बोला गया है प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट क्लिनिक है। कोई पढ़ के आया होगा शहर भर से, वो खोल दिया वो क्लिनिक अपना, भारत मेडिकल, महाकाल मेडिकल, ठीक है। तो प्राइवेट क्लिनिक है और एक गवर्नमेंट क्लिनिक भी है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। बेसिकली गवर्नमेंट का भी एक क्या है, हेल्थ सेंटर। यानी कि यहाँ पे हेल्थ का भी रेट बहुत बढ़िया है, रेट में नहीं, पैसा का रेट नहीं। रेट कहने का मतलब कि प्राइवेट क्लिनिक का भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास ज्यादा पैसा छिड़क रहा है वो चल जाए प्राइवेट वाला में, ठीक है। जिसको सरकारी में जाना है, सरकारी का भी बढ़िया है, ठीक व्यवस्था है। यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहा है, सरकारी का भी कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है और प्राइवेट का भी, मिला के दोनों चल रहा है। प्राइवेट सरकारी, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिलजुल के काम अपना कर रहे हैं। यानी कि यहाँ हेल्थ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेबर से कनेक्शन बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है। अब एक टॉपिक आता है बहुत आगे में, खैर चैप्टर के बहुत आगे में है, लेकिन हमको लगता है कि यहीं पे डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बाद में बात करने में बेकार, तो बेकार नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, पहले यहीं पे डिस्कस करते हैं। लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गांव के अंदर, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे है। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि कितना लैंड कौन से फैमिलीज के पास है, कैसी फैमिलीज वहां पे रहती है, ठीक है। फैमिलीज की बात करते हैं, चलो। फैमिलीज की अगर बात किया जाए तो वहां पे करीब 450 डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, डिफरेंट कास्ट की फैमिली रहते हैं, ठीक है। 450 फैमिलीज हैं, डिफरेंट कास्ट के फैमिलीज वहां पे हैं, 450 फैमिलीज। उसमें से 1/3 जो है, यानी कि करीबन मान सकते हैं लोग 150, वो क्या है, दलित है। 150 क्या है, दलित से, जो गांव के बिल्कुल एकदम साइड कोना में वो अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है। इस बात से देखो, भले ही इकोनॉमिक्स है, चैप्टर इकोनॉमिक्स है, पैसा वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह, कैसा देश चलेगा, कहाँ चलेगा, उसकी बातें करेगा, बट इसमें एक चीज और बता दिया कि ये गांव है। वैसे गांव शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 150 फैमिली दलित की है, वो गांव में एक अलग कोना में रह रहे हैं। यानी कि ये जो कास्ट वाला जो अभी भी कीड़ा जो है वो बहुत दूर तक ठीक नहीं हुआ है, अभी भी फैला हुआ अच्छा खासा। यानी कि 150 जो दलित फैमिलीज हैं वो बिल्कुल सेपरेट अलग रह रही है, गांव से एक कोने में रह रहे हैं, ठीक है। वहां कोई आसपास भटक में नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें से करीब 240 फैमिली, 450 में से करीब यहाँ पे देखो 150 ऐसी फैमिलीज है जो दलित हैं, प्लस में ये वैसे हैं लैंडलेस हैं। लैंडलेस कहने का मतलब है कि भाई इनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, इनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, और है भी तो 2 हेक्टेयर से कम है। कितना है, 2 हेक्टेयर से कम है। अब ये हेक्टेयर, ठीक है चलो हेक्टेयर बताते हैं। हेक्टेयर का मतलब होता है, एक्चुअली 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर। सपोज करो तुम्हारा एक स्क्वायर टाइप का एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर क्या है, खेत है। उसका जो लंबाई है वो भी 100 मीटर और उसका चौड़ाई है वो भी क्या होगा, 100 मीटर। यानी कि लेंथ भी 100 मीटर, ब्रेथ भी 100 मीटर है। वैसे स्क्वायर फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। यानी कि पूरा ये कितना है, ये 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, 10,000 मीटर होता है 1 हेक्टेयर में। तो 150 जो दलित फैमिली है वो लैंडलेस फैमिली, उनके पास लैंड नहीं है। कई फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, ठीक है। उसमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं, 240 फैमिलीज जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है।
जिनके पास जो लैंड है वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। अब उसमें से कुछ फैमिली ऐसी हैं, मान लो 50-60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 240 मतलब 240 बोल रहे हैं, जिनके पास 4 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 4-5-6 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर तक का भी क्या है, जमीन अवेलेबल है। तो इस तरह से पूरा पालमपुर जो था उसके गांव का क्या हो गया था, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड का क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था कि भाई 150 जो फैमिलीज है वो लैंडलेस, बिल्कुल लैंडलेस है। गांव का बिल्कुल एक कोने में रहती है, दलित फैमिली है, ठीक है। डिफरेंट कास्ट के फैमिलीज है यहाँ पे। 2 हेक्टेयर से कम वाले लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसे लोग भी प्रेजेंट है जिनके पास जमीन 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। कुछ ऐसे लोग जो है जिनकी जमीन 4 से 10 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, वहां पालमपुर गांव में। अब बात करते हैं पालमपुर गांव में कौन सा काम लोग करते हैं। ऐसे लोग वहां रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते होंगे, कुछ ना कुछ काम धंधा, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। तो अगर वहां हम लोग बात करें तो पालमपुर में 75% लोग डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। यानी 75% जो है लोग पालमपुर के वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, वो खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है। उनकी जो जीवन है, उनका जीवन कैसे चलता है, खेती बाड़ी पे चलता है। उनके घर में पैसा वैसा रोटी वोटी जो बनता है वो किसके बदौलत बनता है, तो खेती बाड़ी के बदौलत बनता है। फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। उनका लाइफ क्या है, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। फार्मिंग हो सकता है, फार्मिंग है प्लस में एनिमल हस्बेंड्री पे भी डिपेंड करता है ना। कई लोग खटाल वगैरह खोल के बकरी बोल रहे, गाय भैंस है पाले हुए हैं, ठीक है। तो ये 75% लगभग लोग जो हैं, करीबन 3/4 पॉपुलेशन जो है, 3/4 पॉपुलेशन वो फार्मिंग पे डिपेंड करती है। उनका लाइफ जो है फार्मिंग पे डिपेंड करता है। और बचे कुछ 25% लोग जो है वो नॉन फार्मिंग वाला काम करते हैं, नॉन फार्मिंग वाला काम करते हैं, यानी खेती बाड़ी को छोड़ के कुछ और काम करते हैं। जैसे किसी का जनरल स्टोर है ना, कोई किराना का दुकान है, ठीक है, कोई डेयरी का दुकान खोल कर बैठा हुआ है, कोई दूध का सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई छोटा मोटा घड़ा बनाने वाला है, ठीक है, घड़ा बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, लुहार है, कपड़ा के दुकान खोल कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई चाउमीन चाट का ठेला लगाए हुए बैठा हुआ है। तो ये पूरा कहानी एक तरह से था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहानी था किसका, पालमपुर का। अभी तक कि वहाँ की क्या व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, एजुकेशन का बहुत अच्छा व्यवस्था है, ठीक है, पक्का रोड है, ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, तांगा, बुलेट नहीं उसको बोलते हैं बुलेट कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, ठीक है, जीप है, बाइक, मोटर बाइक है। ये सारा अवेलेबिलिटी बता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कितना डेवलपमेंट आखिरकार वहाँ हो रखा है पालमपुर में, ठीक है। अब ये तो बात अब पालमपुर की कहानी था, या थोड़ा बहुत कि भाई पालमपुर में क्या क्या व्यवस्था है। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है प्रोडक्शन, उसके ऊपर आते हैं। प्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन हम बताएं कि भाई किसी भी चीज का वहां पे क्या होता है, कोई भी एक सिंगल आइटम है वो वहां पे लगातार प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ईटा का भट्टा है, वहां पे ईटा ही बन रहा होगा, ठीक है। फैक्ट्री है कपड़ा का, वहां कपड़ा बन रहा होगा, ठीक है। आइसक्रीम के फैक्ट्री में आइसक्रीम, चॉकलेट्स के फैक्ट्री में चॉकलेट, बिस्कुट के फैक्ट्री में बिस्कुट, ठीक है। लोहा छड़ सीमेंट की दुकान में लोहा छड़ सीमेंट, ठीक है। तो ये चीजें प्रोडक्शन उसको बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोड्यूस किया जाता है आइटम्स को, ठीक है, चीजों को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब प्रोडक्शन जो है, ये जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं है। प्रोडक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ चीजें प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहले जो आपको चीज की जरूरत है वो है, अच्छा इसको हम एग्जांपल से बताते हैं। सपोज करते हैं कि हमको एक फैक्ट्री खोलना है, ठीक है, हमको एक खोलना है कपड़ा का दुकान, कपड़ा का फैक्ट्री लगाना है जहाँ पे कपड़ा का प्रोडक्शन होगा। तो सोचने वाली बात है कि उसको लगाने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, तो एक बढ़िया जगह चाहिए। वो फैक्ट्री खोलने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बढ़िया सा जगह का जरूरत होगा, यानी कि हमको लैंड चाहिए होगा। हमको क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा। अब लैंड में अवेलेबल वहां पे यूज किए जाने सारे मिनरल्स आ गए, पानी आ गया, सीमेंट वालू सब कुछ उसी में आ गया, लैंड में सब कुछ, ठीक है। यानी कि अगर हमको फैक्ट्री को खोलना तो पहले हमको तो बढ़िया सा जमीन खरीदना पड़ेगा, लैंड चाहिए। अब सपोज करते कि वहां पे लैंड चाहिए, सारा बना के फैक्ट्री तैयार कर लिया है।
तो फैक्ट्री पे तैयार करके काम का अकेले वहां पे घूमेंगे भूत के जैसा? नहीं ना, हम तो वहां बैठ के अकेले घूमेंगे नहीं, हमको वहां पे काम करने वाले मजदूर की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है? लेबर। हमको वहां पे लेबर चाहिए होगा। अब लेबर मतलब खाली ये मत समझना कि उसमें मतलब क्या हो गया, खाली वहां पे जो ईटा बालू ढोएगा वही लेबर है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जो भी इंसान एक कंपनी को या फिर एक बिजनेस को या फिर एक क्या चाहिए, ये फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को अपना सर्विस दे रहा है, ठीक है, कोई अटेंडेंस बनाने वाला है, कोई पैसा देने वाला है, सब वहां पे लेबर है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेबर को घर वाला मत समझना, जो बालू ईंट होता है ना, लेबर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, ठीक है। लेबर जो वहां पे ऑफिस का जो वर्कर है सब लेबर ही है। लेबर मतलब जो अपना सर्विस दे रहा है, काम दे रहा है, ये वाला लेबर अलग है। लेबर मतलब जो अपना सर्विस दे रहा है, अपनी जो सेवाएं दे रही है, ठीक है। तो ये लेबर हो गया, वहां पे मजदूर लोगों की जरूरत होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लेबर आ गया, फैक्ट्री खड़ा कर लिए। अब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए ना, सिल्क का कपड़ा चाहिए ना, तभी तो सिल्क का शर्ट बनेगा, ठीक है। नायलॉन का चाहिए तब तो नायलॉन का शर्ट बनेगा, पैंट बनेगा। जीन्स का कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये सब रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। और क्या, सपोज करो कि कपड़ा आता है तो उसको थोड़ी ना ऐसे कि सपोज करो इतना बड़ा लंबा सा कपड़ा आया, उसको थोड़ी ना हम लोग हाथ पे ऐसे चलाएंगे, वो कपड़ा अपने आप डिजाइनिंग कर लेगा, ठीक है। वैदिक काल में थोड़ी ना हम लोग चले कि हम लोग का मतलब क्या है, इंटरनल शक्ति हमको क्या करेगा, बना देंगे वो बढ़िया सा तलवार, ऐसा तो नहीं है। मशीन्स की जरूरत होगी, उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? मशीन्स की जरूरत होगी, नए नए टूल्स की जरूरत होगी, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, हमारे पास जमा राशि होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अब बात करते हैं कैपिटल ना, दो तरह के होते हैं। कैपिटल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड पूंजी है। अब इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड मतलब वैसा चीज जो हम कंपनी के लिए, जो हम अपने फैक्ट्री के लिए एक बार खरीद लिए तो लंबा टाइम तक चलेगा। जैसे सपोज करते हैं कि एक वीविंग मशीन हम खरीदते हैं, वीविंग मतलब बुनाई करने वाला मशीन हम खरीद लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जो बुनाई कर रहा है वो सिर्फ एक ही कपड़ा करेगा, एक कपड़ा करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है और एक नया मशीन लाया जाता है, हर एक कपड़ा पे को मशीन आता है, ऐसा तो नहीं होता है। एक बड़ा सा मशीन आएगा, उसी पे नंबर सब कपड़ा आता जाता रहेगा, बनता रहेगा, बुनाई होता रहेगा, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल यानी कि एक बार अगर हम ले लिए तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि भाई एक बार ले नहीं, उसका कभी भी जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है उसका पर डे जरूरत पड़े, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल्स। जैसे सपोज करते हैं कि जनरेटर है, ठीक है। सपोज करते हैं क्या, हम एक अपनी कंपनी के लिए क्या लिए? जनरेटर लिए। तो जनरेटर जो है वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, क्योंकि एक बार जनरेटर हम ले लिया ना तो लंबा 3-4 साल चलेगा बढ़िया से। बट जनरेटर चलाने के लिए उसके अंदर हमको डालना पड़ेगा डीजल, उसके अंदर डीजल डालना पड़ेगा ना। और डीजल मान लो एक बार में हम 5 लीटर डाल दिए डीजल, एक बार में 5 लीटर डीजल डाल दिए तो क्या वो 6 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा? नहीं ना, उसको डेली हमको उसमें तेल डालना पड़ेगा, डेली उस जनरेटर में हमको तेल डालना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, जो कभी भी यूज कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको एक चीज हमेशा हाथ में होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा दुनिया में, पैसा, रोकड़ा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में क्या आ सकता है? रॉ मटेरियल्स है जो आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, जैसे कपड़ा ही है। तो एक बार में ऐसा थोड़ी है कि एक बार में हम लोग इनफाइनाइट केजी ऑफ कपड़ा ले आएंगे, है ना। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कपड़ा आएगा, वो जब एक बार बन जाएगा तो फिर एक बार लाया जाएगा, ठीक है। और डेली डेली हो सकता है नया नया कपड़ा लाया जाए सिलाई बुनाई करने के लिए। बट जो मशीन है उसको लगा दी तो 3-4 साल आराम से चलेगा, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल्स हो गया, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स आ गया, ठीक है। कैश आ गया। इसमें फिक्स्ड में क्या आ जाएगा? सपोज करो कोई ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल ले लिए हैं, वो आ गया। टूल्स आ गया, मशीन्स आ गए,
ये सब क्या हो गया, ये सब फिक्स्ड कैपिटल, लंबा टाइम तक चलेगा। और वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में हमेशा कभी भी यूज हो सकता है, कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये कैपिटल के दो टाइप हो गए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। समझ में तो आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, अगला जो है वो है एक ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब ये होगा ना कि प्रोडक्शन करने के लिए हम जमीन ले लिए, जमीन के ऊपर क्या हुआ, जमीन एक ले लिए, उसके ऊपर अपना भाई इंडस्ट्री खड़ा, अपना जो फैक्ट्री है वो खड़ा कर दिए। ठीक है, उसमें हम सारा मजदूर जितना भी जरूरत हो उतना लगा दिए उसमें मजदूर। ठीक है, और उसमें जितना पैसा, मशीन, रॉ मटेरियल, तेल, जनरेटर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, जो भी करना था हमको सब कुछ उसमें क्या कर दिया, यूज कर दिया अपना। अब है कि भाई इन चीजों को ऑर्गेनाइज भी तो करना है, इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने की भी तो जरूरत है। जो मजदूर है उनको बताने की भी तो जरूरत है कि हाँ भाई आपको ये जो कपड़े का फैक्ट्री है इसमें सिर्फ कपड़ा कपड़ा कपड़ा, सिर्फ कपड़ा का प्रोडक्शन करते रहना है, उनको गाइडेंस करना है। ठीक है, कैसे क्या काम करना है, कहां पे पैसा लगाना है। ठीक है, कैसे उनका काम और बढ़ेगा, कैसे मोर प्रोडक्शन करना है उनको। ठीक है, उनको एक हमेशा जोश में रखना है, उनके लिए भी तो लोगों की जरूरत है ना। जो ऑर्गेनाइजर है, जो मेरा इंडस्ट्री है, उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा एक बढ़िया तरीके से, उसको सिस्टमैटिक तरीके से। तीन चीजें तो मेरे पास है, उसको यूटिलाइज करना है बढ़िया से। जो मशीन आएगा उसको गाइडेंस के लिए लोग चाहिए वहां पे, है ना। कैश जो हम भेजेंगे भाई, कैश से हम नया नया रॉ मटेरियल लाएंगे, उसके लिए कोई चेक करने के लिए, गाइडेंस के लिए बढ़िया आदमी होना चाहिए जो बताए कि हाँ ये सही चीज आ रहा है। ठीक है, इसका क्वालिटी बढ़िया है, एक तरह से ऑर्गेनाइजर टाइप का, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जो लेबर्स के अंदर एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि जोश को हमेशा बरकरार रखे कि ये आपका काम है भाई कपड़ा का क्या करना, प्रोडक्शन करना, बस कपड़ा का प्रोडक्शन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ये वाला एटीट्यूड, ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाला जोश दो दे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और ये चार चीजें जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करने के ये कारक है, ये चीजें जरूरी है प्रोडक्शन का। अगर आपको किसी चीज का करना है तो आपके पास ये चार चीजें होनी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसको ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल दिया है बुक में, एनसीईआरटी में, तो उसी को फॉलो करो, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आपके पास लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रॉपर बिजनेस नहीं मतलब प्रॉपर एक इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं और उसको बढ़िया ढंग से चला सकते हैं और उसमें एक प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सपोज करो हमको कपड़ा का प्रोडक्शन करना था, तो कपड़े के प्रोडक्शन के लिए क्या, एक लैंड लेंगे, उसके ऊपर पूरा बढ़िया सा फैक्ट्री बनाएंगे, उसमें सबको अपॉइंट करेंगे, जितने भी लेबर्स होंगे उनका नौकरी वोकरी लगवाएंगे। ठीक है, इससे फायदा भी बहुत होगा, रोजगार भी बढ़ते जाएगा, लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। खैर उसको तो अलग रखो टॉपिक को। तो वहां पे लोगों को भी क्या मिलेगा, लेबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें जो मशीन्स लाना है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स लाना है, उसके लिए पैसा देंगे, कैपिटल। ठीक है, अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंपनी को गाइडेंस देंगे, लेबर्स को गाइडेंस देंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर द एटीट्यूड, फॉर द कॉन्फिडेंस कि हमें ये काम करना है, हमें प्रोडक्शन करना है हाई अमाउंट में, हमको फायदा चाहिए, तभी तो लेबर्स का भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये चार चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फील्ड में। प्रोडक्शन करने के लिए ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ये चार चीज बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, लैंड, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ये बात हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग ले चलते हैं कहां पे, पालमपुर गांव के अंदर। पालमपुर गांव के अंदर इन फैक्टर के प्रोडक्शन को हम लोग ले चलते हैं। पालमपुर, एक सेकंड थोड़ा सा पानी में चीनी देते हैं। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम लोग लेके चलते हैं कहां पे, पालमपुर में ले चलते हैं कि पालमपुर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनमें इन चीजों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, लैंड, लेबर, ये सब वगैरह का
इस्तेमाल आखिर कैसे हो रहा है पालमपुर में। तो पहले तो बात करते हैं कि पालमपुर में प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कोची का प्रोडक्शन हो रहा है। ये हम बताए थे कि पालमपुर में जो 75% लोग हैं उनका डिपेंडिंग है वो फार्मिंग के ऊपर। उनका कहानी किसके ऊपर है, फार्मिंग के ऊपर। और जो 25% लोग हैं वो नॉन फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। सॉरी, तो जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते होंगे, जो एग्रीकल्चर करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका जो क्रॉप्स है, उनका जो क्रॉप जो है, जो क्रॉप प्रोड्यूस होगा, सपोज करो उनका जो खेत में जो फसल लगेगी उसको मार्केट में बेचेंगे, उनको ट्रेडर्स को बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे अपना घर चलाएंगे। तो वो भी क्या कर रहा है, फार्मिंग के थ्रू फसल के क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। जो नॉन फार्मिंग वाले हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो भाई अपना काम कर रहे हैं, जो भी है बिजनेस कर रहे हैं। कोई दूध पहुंचा रहा है डेयरी वालों को, बगल बगल गांव में दूध पहुंचा रहा है, कोई अपना दुकान खोल कर बैठा हुआ है, कोई जनरल स्टोर खोल कर बैठा हुआ है, कोई गुमटी खोल कर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस 75% के ऊपर हम लैंड लेवल वगैरह की बातें करते हैं। तो देखो पालमपुर जो एरिया है वहां पे जो लैंड है वो लैंड क्या है, लैंड हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ये कैसा वर्ड है, लैंड फिक्स हो गया। लैंड तो फिक्स ही रहता है। लैंड फिक्स मतलब ये है ना कि वहां पे जितना एरिया में एग्रीकल्चर होगा वो लैंड अब फिक्स हो गया है, अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। यानी कि लोग बोल सकते हैं गांव पूरा भर गया है, गांव में लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, तो लोग तो रह रहे हैं तो उसको अलग कर उनका घर। गांव में जो बचा जमीन था उस पर अब खेती के लिए वो क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। यानी कि अब खेती के फील्ड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, खेती के फील्ड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इससे तो ये सोचने वाली बात है कि जब खेती के फील्ड को बढ़ाया नहीं जाएगा तो हो सकता है कि एक सीजन ऐसा आए जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, एक सीजन ऐसा है जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो फसल खराब हो जाएगा, किसान का नुकसान। एक सीजन ऐसा है जब बारिश होबे नहीं करे, उसमें फसल उगेगा ही नहीं, खराब बिल्कुल हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फिर से किसान का नुकसान, ठीक है ना। तो लैंड फिक्स में बड़ा दिक्कत है भाई। लैंड फिक्स में क्या होगा, क्रॉप जो है, जो फसल उगाएंगे वो तो लिमिटेड हो गया। कि सपोज करो कि एक खेत है इतना बड़ा, ये खेत यूज में है, ठीक है, इस खेत में से 1 क्विंटल क्या आ रहा है, 1 क्विंटल मान लो चावल। अब ये 1 क्विंटल तो फिक्स हो गया, 1 क्विंटल क्या हो गया, यहाँ पे इस गांव में 1 क्विंटल फिक्स हो गया। अब तो कोई बढ़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि जब तक लैंड नहीं बढ़ेगा क्रॉप्स कहां से बढ़ेगा। ज्यादा फसल उगाने के लिए बड़ा लैंड की जरूरत है, और लैंड यहाँ पे क्या हो चुका है, फिक्स हो गया है। और लैंड का अब एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लैंड का एक्सपेंशन वहां पे क्या है, पालमपुर में लैंड का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, लैंड फिक्स हो गया है। थोड़ा बहुत जो वेस्ट लैंड है उसको यूज किया गया है, जो खराब जो जमीन पड़ा हुआ था उसको हल्का फुल्का यूज किया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि भाई महंगाई भी बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये लिमिटेड अमाउंट के क्रॉप में एक किसान का जीवन कैसे चलेगा, दिक्कत है कि नहीं है। किसान का जीवन कैसे चलेगा, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो ये लैंड फिक्स है, लैंड क्या है, फिक्स्ड हो गया इतने एरिया में। अब इसमें क्या किया जाए कि किसान का फायदा हो सके, क्या किया जाए कि किसान का क्या हो सके, फायदा। भों दिमाग खराब, क्या ऐसे किया जाए कि किसान का फायदा हो सके। तो समझो, लैंड को नहीं बढ़ा सकते हैं हम लोग, लैंड को कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, बट क्रॉप के प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये लैंड फिक्स है, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, बट ये एरिया में हम लोग क्रॉप ज्यादा लगा देंगे, ठीक है। इस एरिया में जो इतना छोटा एरिया है इसमें हम लोग अभी मान लो सपोज करो कि कितना 10 किलो चावल लगा रहे थे, 10 किलो चावल लगा रहे हैं इस एरिया में, ठीक है। अभी इसी के बीच हम लोग क्या करते हैं, कुछ और फसल भी लगा देते हैं, चावल के बीच में कोई और फसल भी लगा देते हैं, टमाटर है तो उसके साथ में अदरक लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, चावल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज हमको टमाटर मिल गया, अदरक मिल गया, लहसुन प्याज आलू मिल गया, शकरकंद गाजर मिल गया, सब कुछ जो भी इस एरिया में लगा रहे हैं। यानी कहने का सिंपल मीनिंग है कि हम लोग जब एरिया को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं तो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा दें।
जब एरिया बड़ा नहीं कर सकते तो क्रॉप में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ा दो, सीधे सीधे क्या कर दिया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। इसी से अगला टॉपिक आएगा इकोनॉमिक्स में, जब लैंड फिक्स है उसका अगला टॉपिक आएगा क्या क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग उसके तरीके को समझेंगे कि क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। पालमपुर में क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। उससे पहले एक और देखना है, एनसीईआरटी को एक बार रीड जरूर करना है। एनसीईआरटी को हम मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, एक बार एनसीईआरटी को रीड करना, बहुत इजी वर्ड में समझ में आएगा। उसमें एक और चीज लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं पालमपुर में, पालमपुर के वहां बात करते हैं फसलों के बारे में कि वहां कौन कौन से फसल आते हैं, तो वहां तीनों टाइप के फसल है। जैसे हम लोग को पता है सीजन, 3 सीजन होता है एग्रीकल्चर का, क्रॉपिंग का 3 सीजन होता है, खरीफ, रबी, जैद। खरीफ क्रॉप जो समर का क्रॉप होता है, इसमें राइस व्हीट वगैरह, ठीक है, सॉरी ज्वार बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये समर क्रॉप है। राबी जो हो गया ये क्या है, ये विंटर क्रॉप है। इसमें मेरा मटर आ गया, पीज है, ग्राम्स है, मेज है, मिलेट्स है, ठीक है, ये चीजें रबी क्रॉप्स में आ गई। ये विंटर क्रॉप है, ये समर क्रॉप है, खरीफ। जैद जो है जैद जो है ना इधर का है बेचारा ना उधर का है, ठीक है, ना वो गर्मी का है ना वो ठंडा का, वो बीच वाला है, वो बीच वाला प्रोडक्शन है जैद। जैसे मान लो इसमें जैद में क्या आ सकता है, जो बीच वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि बीच वाला से कोई कुछ गलत नहीं समझ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाले हैं जैद क्रॉप, इसमें क्या आ जाता है, इसमें ककड़ी आ गया, ककम्बर, ककड़ी आ गया, वाटरमेलन आ गया। वैसे तो ये गर्मी का हल्का एक्सटेंड वाला टाइम जो होता है, जो गर्मी और बरसात, मतलब नहीं गर्मी और ठंडा के बीच में, बरसात के आसपास वाला जो रीजन है, इसमें हमको तरबूजा खाने को मिलता है, खरबूजा खाने को मिलता है, ठीक है। तो वाटरमेलन, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर के क्या है, ये क्रॉप्स हैं। और पालमपुर में ये तीनों अवेलेबल हैं। पालमपुर में खरीफ भी अवेलेबल है, पालमपुर में रबी भी अवेलेबल है, पालमपुर में जैद भी अवेलेबल है। अब पालमपुर में ये चीजें अवेलेबल कैसे हैं, तो ये देखो, इसका रीजन है इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इसका रीजन है। अब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है क्या, तो गांव में क्रॉप का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। देखो इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से, जल्दी आने की वजह से लोगों के पास क्या आ गया, ट्यूबवेल्स। लोगों के पास क्या आ गया, ट्यूबवेल्स आ गया। और ट्यूबवेल्स की वजह से खेतों की सिंचाई जो है, जो खेतों में पानी डालना जो है, पटवन जिसको बोलते हैं, खेतों का जो इरिगेशन है वो काफी अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी आ गया, घर में ट्यूबवेल्स लग गए, सबके घर में ट्यूबवेल्स लग गए। अब उसकी वजह से इरिगेशन का क्या हो गया, इरिगेशन का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से तीनों सीजन के क्रॉप काफी अच्छा वहां पे क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। तीनों सीजन के क्रॉप काफी अच्छे तरीके से क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। बट हमको इसको और इनहेंस करना था। मेरे पास तो क्या है, मतलब कहने का मतलब कि मेरे पास तो सारा अनाज वगैरह सब कुछ है, बट ये क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, हमको उसको और बढ़ाना है। वी नीड टू राइज इट, वी नीड टू इनहेंस इट, उसको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो सी उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो अब जो है कि सिंगल लैंड पे एक फिक्स्ड लैंड पे हम लोग, ये लैंड क्या है, फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड लैंड पे हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। सी एक फिक्स्ड लैंड पे हम लोग को क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी कि एक ही पीस ऑफ लैंड है, उस पे हद से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, क्रॉप्स प्रेजेंट हो। तो उसके देखो तरीके क्या हैं। सबसे पहले कि हमको क्या करना होगा, मॉडर्न फार्मिंग का यूज करना होगा। हमको क्या करना होगा, मॉडर्न फार्मिंग का यूज करना होगा। मॉडर्न फार्मिंग करने का मतलब है कि जो प्रिमिटिव, जो पुराने तरीके जो है ना, जो मतलब पहले जो हम लोग क्या है, जो हम लोग को बाप दादा के मतलब बोल सकते हैं विरासत में हम लोग को ज्ञान मिला है,
कि बैल लेके खेत जोतो, ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं, कुदारी से पूरा गड्ढा करो, उसमें बीज को बो, फिर बराबर करो, हल से उसको क्या करो, बराबर करो, फिर 1 घंटा बैठ के 1 घंटा नहीं 6-7 घंटा पूरा खेत में पानी डालो, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये प्रिमिटिव, ये पीछे वाली चीजें हैं जो पहले के टाइम में अवेलेबल नहीं रहता, हम लोग यूज करते थे। आज के टाइम में हमारे पास क्या है, मॉडर्न मशीन्स हैं, ट्रैक्टर का यूज करो, ठीक है, मॉडर्न मशीन से उसका ट्रैक्टर का यूज करो, थ्रेशर का यूज करो, हार्वेस्टर का यूज करो। तो इन सब चीजों का क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए मॉडर्न फार्मिंग में। अब सीड्स बढ़िया चुनो। एक होता है मेरा, पहले तो क्या है कि आप मॉडर्न में क्या है, मशीन्स का यूज करें, ह्यूमन फोर्स का नहीं, बल्कि उससे बेटर है कि आप मशीन्स का यूज करें। और क्या हो सकता है कि इसमें भाई आप सीड्स वो लें जो जेनेटिकली क्या हो, जेनेटिकली मॉडर्न या फिर ये मॉडिफाइड, मॉडर्न नहीं मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का मतलब होता है कि उसके अंदर फीचर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली जो मॉडिफाइड होता है उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे पहले के टाइम के और आज के टाइम का जो आम है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज के टाइम में जो आम आ रहा है उसका साइज भी बड़ा है और वो मीठा भी है, उसका साइज भी बड़ा है प्लस वो मीठा भी है। तो उसके अंदर दो जेनेटिक फीचर आ गया। एक मेरा आ गया कि उसका हाइट मतलब उसे लंबाई नहीं, हाइट मतलब साइज, हाइट नहीं साइज बोलते हैं। एक तो हो गया कि उसका साइज बड़ा हो गया, दूसरा हो गया कि उसमें मीठापन बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या जेनेटिक फीचर है नहीं है। जैसे पहले के टाइम के केला और आज के टाइम के केला दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। साइज का भी डिफरेंस है प्लस में टेस्ट का भी डिफरेंस है। तो आज के टाइम में क्या हो गया कि सीड्स जो यूज किए जा रहे हैं फार्मिंग में वो जेनेटिकली बहुत इनहेंस्ड है, काफी मॉडिफाइड सीड है। उनमें जेनेटिक फीचर्स भर भर के डाला जा रहा है, उसमें मीठापन डाला जा रहा है, उसमें साइज बड़ा किया जा रहा है उसका, ठीक है। तो आप वैसे मशीन्स का यूज करें, मतलब क्या कहते हैं, वैसे सीड्स का यूज करें जो जेनेटिकली क्या हो, मॉडिफाइड हो। और क्या है इसमें आप इरिगेशन के लिए आप क्या यूज करें, मशीन का यूज करें। और इरिगेशन बहुत हाई लेवल पे करें, जितना हाई इरिगेशन होगा उतना ही ज्यादा सिंचाई, जितना ज्यादा सिंचाई होगा उतना ही एग्रीकल्चर क्रॉप ज्यादा बढ़ेगा। और क्या कर सकते हैं, अब इसमें कड़कड़ा के एकदम पूरा केमिकल्स यूज कीजिए। खेती में क्या यूज कीजिए, केमिकल्स यूज कीजिए, जैसे खाद का यूज कीजिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब चीजों का क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, यानी केमिकल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। ये होता है मॉडर्न फार्मिंग। तो एक तरीका तो ये हो गया, इससे हम लोग क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है मल्टीपल फार्मिंग, जो कि पालमपुर में होता भी था। ये चीजें मल्टीपल फार्मिंग पालमपुर में भी होता था, ठीक है। और मॉडर्न फार्मिंग का भी पालमपुर में बढ़िया यूज हो रहा था। मल्टीपल फार्मिंग में क्या होता है ना कि बेसिकली मल्टीपल क्या है, बहुत सारा, और फार्मिंग मतलब खेती, यानी एक फिक्स जमीन में, इस फिक्स जमीन में सिर्फ एक ही तरह का क्रॉप नहीं उगाया जाए। इसको प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन जैसे कॉफी है, टी है, वो क्या होता है, पूरा बड़ा सा एरिया में सिर्फ टी ही मिलेगा, सिर्फ कॉफी का खेत मिलेगा, ठीक है। तो प्लांटेशन टेक्निक से इसको बाहर हटाया जाए, यहाँ मिक्स किया जाए। यहाँ पे क्या है, मिक्स किया जाए, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं इसको। मल्टीपल फार्मिंग क्या होता है, मिक्स किया जाए, यानी यहाँ पे साथ साथ में क्रॉप्स लगाया जाए। ऐसे मान लो टोमेटो लगा रहे हैं, टोमेटो के साथ आप गार्लिक लगा लीजिए, लहसुन भी लगा सकते हैं। रेडिश है उसके साथ आलू लगा लीजिए, रेडिश है पोटैटो लगाइए, टोमेटो है, प्याज लहसुन ऑनियन गार्लिक, ठीक है, जिंजर। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है ना कि एक खेत में सिर्फ एक ही टाइप की फसल पे फिक्स मत रहिए, मल्टीपल फार्मिंग कीजिए। एक ही टाइम में एक ही सीजन में क्रॉप्स में वैरायटी बढ़ जाएगा। पहले खाली गांव में जाकर काची बेच रहे थे, चावल बेच रहे थे, अब चावल के साथ साथ अब क्या है, गाजर बेचेंगे, मूली बेचेंगे, टमाटर बेचेंगे, भिंडी बेचेंगे, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग से क्या होगा, एक तो भाई क्रॉप में वैरायटी भी आ गया, प्लस में प्रोडक्शन में भी क्या हो जाएगा, इनहेंसमेंट हो जाएगा। ये इतना दूर का एरिया जो सिर्फ 10 क्विंटल चावल एक टाइम में दे पा रहा होगा, जो 10 क्विंटल सिर्फ चावल दे पा रहा होगा एक टाइम में, अब वो चावल के साथ साथ 10 किलो गाजर भी देगा, 10 किलो गाजर के साथ 5 किलो 20 किलो 50 किलो टमाटर दे रहा है, ठीक है। यानी कि एक फिक्स एरिया में क्या हो सकता है, मल्टीपल फार्मिंग से भी क्या हो सकता है, क्रॉप के प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्रॉप के प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरा चीज है कि आप यूज कीजिए
HYV सीड्स का, HYV सीड्स, HYV सीड्स होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि ऐसे हाई वैरायटी का सीड्स यूज कीजिए जिससे यील्ड्स बढ़े नहीं, बढ़े यील्ड्स। अब ये यील्ड्स क्या होता है, व्हाट इज दिस यील्ड्स? यील्ड्स का मतलब होता है एक सीजन में, एक पूरे सीजन में एक पूरा फिक्स जो लैंड है, इस पूरे सीजन में एक फिक्स लैंड से कितना फसल आया, 10 किलो, 20 किलो, 1 क्विंटल, 50 क्विंटल, जितना फसल आया उसी को क्या बोलते हैं, यील्ड्स बोलते हैं। तो उसी यही होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब इसका फीचर क्या था, ये क्या फायदा था, HYV सीड्स को यूज करने का फायदा क्या था? तो HYV सीड्स जो है वो बोलता था कि सपोज करो ये एक प्लांट है, ये सपोज करो एक प्लांट है, पेड़ जैसा बन गया, सपोज कर लो कि प्लांट है, क्या प्लांट है, और ये उसका एरिया है, ठीक है। अब इस एक प्लांट से मान लो करीब कितना, मान लेते हम लोग कि ये 200 ग्राम पर चावल, बस एक प्लांट से, चावल के सिर्फ एक प्लांट से, एग्जांपल ले रहे, सीरियस नहीं होना इसमें, एग्जांपल ले रहे कि चावल के एक प्लांट से 200 ग्राम पर चावल आ पा रहा है, चावल के एक प्लांट से 200 ग्राम पर चावल आ पा रहा है, पूरा जमीन का बात नहीं कर रहा है, पूरा खेत का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक प्लांट से 200 ग्राम चावल आ पा रहा है। तो अगर आप HYV सीड्स का यूज करते हैं तो HYV सीड्स जो है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, वो बोलता है कि हम इस 200 ग्राम को क्या कर देंगे, बढ़ा के 350 ग्राम कर देंगे या 500 ग्राम कर देंगे, यानी कि सिंगल प्लांट पे जो क्रॉप की संख्या है उसके क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, सिंगल प्लांट पे क्रॉप की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सपोज करो यहाँ जैसे 10 क्विंटल चावल आ रहा था, 10 क्विंटल चावल आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि 10 क्विंटल चावल पे पूरा चावल का खेत है, अगर इसमें सब में HYV सीड्स का अगर हम लोग यूज करते हैं तो सब प्लांट से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सिंगल प्लांट से भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जहां वो कितना कर रहा था, 200 ग्राम कर रहा था, अब वो 550 ग्राम कर रहा है, 350 ग्राम कर रहा है। तो ऐसे तो सारे प्लांट्स में बढ़ेगा, और जब सारे प्लांट्स में प्रोडक्शन, सारे प्लांट्स में क्रॉप की संख्या बढ़ जाएगी, सारे प्लांट में क्रॉप का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो पूरा खेत का क्वांटिटी जो है वो भी तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्रॉप की क्वांटिटी जो बढ़ जाएगी, एक क्रॉप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ तो इतने सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं, सब में क्वांटिटी बढ़ेगा, क्रॉप्स की क्वांटिटी सब में बढ़ेगी, और पूरा लैंड का ओवरऑल जो क्वांटिटी था उसका दुगना तिगना चौगुना जितना होना होगा वो हो जाएगा। यानी कि पहले सपोज करो अगर 10 क्विंटल आ रहा था क्रॉप, अगर इस फिक्स खेत से 10 क्विंटल क्रॉप आ रहा था, तो अब यही क्रॉप आ रहा है 50 क्विंटल, 5 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये HYV सीड से क्या हो गया, प्रोडक्शन तो और बूस्टअप हो गया, और इसको काफी ज्यादा फॉलो किया गया, कहाँ पे, इसको काफी ज्यादा फॉलो किया गया पालमपुर में, लोगों ने इसको काफी ज्यादा फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि ये फायदा वाला बिजनेस था। मल्टीपल फार्मिंग से, मॉडर्न फार्मिंग से ज्यादा फायदा HYV सीड्स, हालांकि HYV सीड्स भी मॉडर्न फार्मिंग का हिस्सा है, बट उसको एक अलग दिया गया वैरायटी में कि हाँ ये कुछ नया है, इसकी वजह से प्रोडक्शन में क्रॉप की संख्या ही बढ़ जाएगी। सिंगल प्लांट पे क्रॉप जो पहले 10 गो, मान लो सपोज करते कि चावल का पौधा है तो उसमें 10 गो चावल लटका हुआ है, अब 10 की जगह 50 गो लटक गया, तो एक ही सिंगल प्लांट पे क्रॉप की संख्या को बढ़ा दे रहा है HYV सीड्स, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये फिक्स्ड खेत है, अगर पालमपुर की बात करते हैं हम लोग, तो एक टाइम आता है जब पालमपुर में ये फिक्स्ड खेत से 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर जो जमीन है, 1 हेक्टेयर का जो जमीन है 100 किलोमीटर लंबाई, 100 किलोमीटर चौड़ाई वाला, 100 मीटर, सॉरी 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, 1 हेक्टेयर का जो जमीन है उसमें से 1300 kg आ रहा था चावल, 1300 kg क्या आ रहा था, राइस आ रहा था, अब वो हो गया है 3200 kg पर हेक्टेयर, 3200 kg पर हेक्टेयर, यानी कि करीब कितना 2.7 मान लो अप्रॉक्स, इतना गुना क्या हो गया, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, 1300 की जगह 3200 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में पहले जितना 1300 kg क्रॉप निकलता था, अब उसी 1 हेक्टेयर में 3200 किलो क्रॉप निकल रहा है,
उसी 1 हेक्टेयर में 3200 किलो क्रॉप निकल रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? HYV सीड्स की वजह से। किसकी वजह से हो पाया? HYV सीड्स की वजह से। अब समझते हैं कि HYV सीड्स की इंट्रोडक्शन आखिर हुई कैसे पालमपुर में, या फिर इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। तो बात है 66-67 का, 1966। सबसे ज्यादा आनंद होता जब कुत्ता लोग वहां 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 कर ले रहा था, दिमाग खराब हो गया कुत्ता से यहाँ पे। ठीक है, इतना अन्नस वहां तब से सुन रहे हैं। अब थोड़ा ठीक है कि अब शांति, थोड़ा माहौल थोड़ा शांत है तो बढ़िया लग रहा है सुनकर। बीच में कुत्ता होता है करता है वहां चाहे अगल बगल से चलाने का हो जाता है तो बड़ा खींच चढ़ता है। जैसे कुछ दिन पहले वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो ओकरा में पीछे से गाना बज रहा है, कमरिया गोले गोले गाने, तो कहने का मतलब गाना वगैरह सब बजा दे रहे तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, अब कुत्ता थोड़ा शांत हो गया तो ठीक लग रहा है। फिर कहीं भू 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 करना स्टार्ट करके तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर ये HYV सीड्स जो है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका इंट्रोडक्शन आखिर इंडिया में हुआ कैसे। इंडिया में एक साइंटिस्ट हुए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन सर एक साइंटिस्ट हुए, हालांकि 2-3 महीना पहले इनका निधन हो गया, 2-3 महीना पहले इनका स्वर्गवास हो गया, डेथ करके 2-3 महीना पहले। ठीक है, इन्होंने इंडिया में लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या लेके आए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने ही इंट्रोड्यूस किया था HYV सीड्स को। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था? HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। HYV सीड्स को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हाँ ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ये नॉर्मल सीड्स के मुकाबले क्रॉप की संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। एक सिंगल प्लांट में क्रॉप की संख्या को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, अनाज की संख्या को उस पर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो MS स्वामीनाथन जी को क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में अगर बात करें तो ये इंडिया में क्या था? ये इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के ये फादर है MS स्वामीनाथन। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन करवाया गया। अब देखो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्रॉप प्रोडक्शन को इनहेंस करने की जरूरत क्यों थी, तो वो समझते हैं। सिर्फ एक महंगाई फैक्टर, जैसे पालमपुर की अगर हम लोग बात करते हैं पालमपुर में, तो सिर्फ महंगाई एक फैक्टर नहीं है कि लोग का लैंड फिक्स हो गया। कौन है यार? वहां पे लैंड जो है वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो उनका उतने घर में नहीं चलेगा। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसको खाने का डिमांड भी बढ़ेगा, और जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उतना प्रोडक्शन तो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट जो थी वो काफी फोकस करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। हालांकि आजादी के बाद से ही गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस करती है। एक 5 ईयर प्लान का पढ़ना होगा, बाद में लेटर में पढ़ना होगा। 5 ईयर प्लान जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। 5 ईयर प्लान, 5 साल तक हमको इकोनॉमी बढ़ाना है। इकोनॉमी के ऊपर होता है कि 5 साल के अंदर हमको भाई अपने देश का जो इकोनॉमी है इतना % बढ़ा देना है, देश को इतना फायदा देना है। ठीक है, उसमें जो है पहला जो आया था 5 ईयर प्लान 1951 में जो पहला आया था, उसका फोकस ही था कि हमको एग्रीकल्चर को और एक्सपैंड करना है। उसका फोकस क्या था कि जो हमारा एग्रीकल्चर है इंडिया का, उसको और उसका एक्सपेंशन करना है, उसको और फैलाना है, उसको और बृहद पैमाने पे ले जाना है, उसको और बड़े पैमाने पे हमको ले जाना है। ठीक है, उसका यही आइडिया था, उसका यही मॉडल था कि हमको एग्रीकल्चर फोकस्ड होना है। क्या होना है? एग्रीकल्चर फोकस्ड होना है, उसका ये मॉडल था। इस वजह से उसके अंदर, और जब तक ये तीसरा प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करवाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन से। रीजन ये हुआ कि थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते देश में प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया जब आजादी के बाद में, तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, बट प्रोडक्शन से ज्यादा तो हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया। इसको बोलता है टैलेंट। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी इंडिया हाईली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। पॉपुलेशन हमेशा इंडिया क्या है? बढ़ता ही रहता है। भाई ये टैलेंट है, हर किसी कंट्री में नहीं होता है। काफी मतलब हम लोग को गर्व होना चाहिए कि भाई
प्रोडक्शन इतना नहीं है, उससे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, और इतना एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने के बावजूद भी प्रोडक्शन जब बढ़ते जा रहा है तो क्या किया जाए भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत फायदा हुआ, जो किसान थे उनको बहुत फायदा हुआ, उनकी फसल बचने तैयार हुई, उनका इनकम बढ़ा, ठीक है, उनका इनकम बढ़ा, प्लस में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक कॉम्बिनेशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ एचआईवी सीड्स नहीं है, इसमें आपको मशीन्स के बारे में बोला गया कि आप मशीन्स को यूज कीजिए, इसमें आप केमिकल्स को यूज कीजिए, इसमें आप हाईली इरिगेशन का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन। केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड, वेडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, प्लस में एचवाईवी सीड्स हो गए, प्लस में नए नए मशीन जो थ्रेशर है, जो कंबाइन मशीन है, जो हार्वेस्टर मशीन है, इन सब का इस्तेमाल करने को बोल रही है गवर्नमेंट। और इनके इस्तेमाल से फायदा ये होगा कि सिर्फ ना कि एग्रीकल्चर, प्लस में इंडस्ट्री का भी तो फायदा होगा। जैसे मशीन लेने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, कोई इंडस्ट्री में ही जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, ट्रैक्टर लेंगे, थ्रेशर लेंगे, हार्वेस्टर लेंगे, कंबाइन मशीन लेंगे, नया नया जो मशीन है काटे वाला, धान काटे वाला, सब लोग मशीन लेंगे, ठीक है। तो वो सब, अरे यार बहुत बंद, अब रोक भी नहीं सकते, वीडियो दिमाग खराब वाला हो रहा है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि ये लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा तो इसमें हम नॉइस पीछे से कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं उसे, जो देख रहे हैं वीडियो उसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा एडजस्ट। हालांकि हम जोर जोर से बोल रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इन सब चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बोला। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ एग्रीकल्चर को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फार्मर को फायदा नहीं हुआ, मशीन्स खरीद रहे हैं हम लोग, तो इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। केमिकल्स दे रहे हैं तो शॉपकीपर, जो केमिकल, जो खाद बेचने वाले शॉपकीपर्स हैं, उनका फायदा इनहेंस हुआ, और सारा मिला जुला के इकोनॉमी का एनहेंसमेंट स्टार्ट हुआ। सो ग्रीन रेवोल्यूशन हैव अ वेरी गुड इंपैक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रीज बढ़ा, मशीन्स बढ़े, जो टेक्निक्स था फार्मिंग का वो धीरे धीरे डेवलप होकर कहाँ चला गया, मॉडर्न की तरफ टर्न हो गया, ठीक है। तो बहुत फायदा हुआ इससे। जो ह्यूमन लेबर था वो कन्वर्ट हुआ मशीन लेबर के ऊपर, यानी कई बार ऐसा होता है खेती करते करते कितने लोग मर भी जाते थे। जैसे हम लोग कभी देखे होंगे खेत वगैरह में नहीं होता है, खेत में जाते वक्त क्या होता है, ऐसे दो को पुतला ऐसे कर ले रहेगा पंछी वंछी को भगाने के लिए, क्या वो फसल ना खा ले, दो को हाथ ऐसे ले रहेगा, मुंह में को मटका पहन ले रहेगा, यहाँ पे एक सींग रहेगा, ठीक है, ऊपर ऐसे हाथ रहेगा, ना पंछी आ रहा है ना जा रहा है, सब देख के भाग जा रहे हैं, ठीक है। पहले के टाइम में जब ये व्यवस्था नहीं था तो क्या किया जाता, लड़का खुद खड़ा ऐसे हाथ फैला के मटका मुंह पहन के, ठीक है। अब दिन भर धूप में खड़ा है बेचारा, ऐसे ही करते करते भूखे प्यासे मर जाता है, कभी कभी गर्दन में मटका अटक गया, ठीक है। तो इसने ह्यूमन लेबर को कम करके कहाँ पहुंचा दिया, मशीन्स के ऊपर। अब जो खेत जोतने के लिए हल ऐसे पीछे पकड़ के धाए 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 आगे चल रहे हैं, इसके मतलब मशीन से हम लोग क्या करेंगे, बराबरी करेंगे जमीन का, ठीक है। तो ये चीज था कि इन्होंने क्या किया, ह्यूमन लेबर को भी काफी कम कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन में। बट जिस प्रकार हर चीज से हमें फायदा होता है और नुकसान भी, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी फायदा हुआ और नुकसान भी। अल्टीमेटली वो नुकसान हम लोग आज तक झेल रहे हैं। आज ह्यूमन का जो एज है वो क्यों इतना डिक्रीज होते जा रहा है, आज हर एक ह्यूमन जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पहले के कितना स्ट्रांग नहीं है। पहले लोगों का इतना स्ट्रांग था, पत्ता भी डाइजेस्ट कर लेते थे लोग, आज क्यों इतना स्ट्रांग नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन उसने पूरे फूड के प्रोडक्शन को पूरा कन्वर्ट कर दिया, एक ऑर्गेनिक फूड को, एक खेती से, नॉर्मली खेती से उगाया हुआ फूड, उसको कन्वर्ट कर दिया गया पूरी तरह से केमिकल के ऊपर। एंड वी आर इनहेलिंग केमिकल्स डेली, हम लोग डेली केमिकल्स खा रहे हैं, भर भर के केमिकल्स खा रहे हैं। तो उन केमिकल्स का असर है कि हमारा बिल्कुल एज कम होते जा रहा है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वीक पड़ते जा रहा है, बाहर का फास्ट फूड के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, मैदा खाने के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। नेचुरल खेत से तो कभी मतलब नेचुरल खेत से अब मिलना फूड वेजिटेबल्स का पॉसिबल ही नहीं है, क्रॉप्स का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। सब जगह केमिकल्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, ठीक है। जो फार्मर, जो प्रिमिटिव फार्मर थे, जो पुराने फार्मर्स क्या करते थे, खाद के लिए क्या करते थे, गोबर, काऊ डंग, गोबर दे दिए, फिर क्या होता है चाय पत्ती, जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बनता है उसमें वो डाल दिए, ठीक है। घर जो मतलब क्या बोल सकता है, रात में बैठे गए आग सेकने के लिए, उससे बना हुआ जो राख है, राख पूरा डाल दिए, आग से बना हुआ जो राख है, कोई चीज जला के उसका जो राख है, राख पूरा खेत में डाल दिए। अब वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता था,
बट अब तो कुछ करना ही नहीं, अब खाली क्या करना है, छिड़काव कर देना है किसका, केमिकल्स का। अब वही केमिकल्स एक तो हमारे पेट में फूड के रूप में जा रहा है, दूसरा जब आप इरिगेशन करते हैं तो वो जो केमिकल्स है वो केमिकल बह के कहाँ जाता है, नदी में जाता है, वो नदी को पोल्यूट कर रहा है, नदी को पोल्यूट कर रहा है। वो नदी के साथ साथ वो क्या कर रहा है, जब नदी का पानी वो इवापोरेट करके ऊपर जाएगा, जो इवापोरेट करके ऊपर जाएगा तो इन्वायरमेंट को भी क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, यानी कि पूरा पॉल्यूशन भी फैलाता जा रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन भी कर रहा है, हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है, किसानों के हेल्थ को डैमेज कर रहा है। जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि इरिगेशन में ज्यादा पानी देना पड़ रहा है, तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। प्लस में ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो हर जगह नहीं आया था, कुछ ही जगह इसको अप्लाई किया गया। जैसे नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उन जगह में, बिहार उड़ीसा में आज तक नहीं, तो आज अब तो आगे धीरे धीरे इसको लिस्ट में लाया गया, बट उस टाइम में नहीं था। आज का टाइम ऐसा है कि पंजाब में वाटर लेवल जो है ग्राउंड के बिल्कुल नीचे है, 400-450 खोदना पड़ता है तब जाके पानी आता है बोरिंग में। तो ये धीरे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का बैड इंपैक्ट हो गया, डिसएडवांटेज हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि धीरे धीरे क्या हो गया, वाटर लेवल कम हो गया, लोगों का एज कम होता जा रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, केमिकल्स खा रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा भी कई लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल यूज होता है, वो खाद फर्टिलाइजर जो होते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज होते हैं, केमिकल्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहानी तो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, और कैसे वहां पे लैंड फिक्स है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो लैंड का बात हो गया, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे कि हर कोई के पास लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या था, कि ऐसे लोग नहीं थे कि हर किसी के पास लैंड है, कोई के पास 2 हेक्टेयर से कम है, कोई लैंडलेस है, किसी के पास 10-10 हेक्टेयर है। ठीक है, तो अब उस पालनपुर में हम लोग बात करेंगे लेबर के बारे में। लैंड का बात हो गया, अब हम लोग बात करेंगे लेबर का। लेबर का क्या सीन था पालनपुर में। अब यहाँ पे 3 तरह के फार्मर हैं। एक है स्मॉल फार्मर, जिनका जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम है, 2 हेक्टेयर से क्या है, कम है। एक हो गया मीडियम फार्मर, जिनका 2 से 4 के बीच में है। एक हो गया मेरा कौन सा, लार्ज फार्मर, जिनका 4 से एवं किसी किसी का 10 भी पहुंचा हुआ है, 10 हेक्टेयर तक जमीन पहुंचा हुआ है। ठीक है, अब इनको अपने खेत में क्या चाहिए, लेबर्स की जरूरत है। अब हम लोग वो देखते हैं कि कौन कौन लेबर का काम कैसे करेगा। जैसे सपोज करो कि ये स्मॉल फार्मर है, इसका खेत क्या है, 2 हेक्टेयर, इतनी सोना इसका खेत, एक बेचारा अपने स्मॉल है, स्मॉल फार्मर है तो गरीब भी होबे करेगा, ये काहे लेबर रखेगा। स्मॉल फार्मर क्यों लेबर्स रखेंगे, स्मॉल फार्मर क्या करेंगे, वो खुद अपना खेत क्या कर देंगे, खुद अपने खेत के ऊपर हार्वेस्ट जो भी काम होगा फार्मिंग खुद करेंगे वो। ओन जो स्मॉल फार्मर्स है वो खेत में खुद क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। अब बात करेंगे मीडियम फार्मर की, तो ये जो मीडियम फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर में ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 से 4 के बीच में, तो इन पे डिपेंड करता है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो यहाँ पे लेबर लगवा रहा है, फार्म लेबर, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फार्म लेबर लगवा रहा है। और जो नॉर्मल थोड़ा सा मिडिल टाइप का है वो क्या कर रहा है, ओन फार्मिंग कर रहा है, वो खुद से ही फार्मिंग कर ले रहा है, उसको ज्यादा फुटानी करने का शौक नहीं है, वो खुद से कर ले रहा है। अब जो लार्ज फार्मर है, जिनका एरिया इतना बड़ा है, क्या लगता है अपने से कर लेगा ये, प्लस में लार्ज फार्मर है, अमीर है, एटीट्यूड, तो एटीट्यूड जो है तो वो थोड़ा ना खुद से करेगा, उसके पास भाई उसका भी एगो ईगो है, उसको चाहिए कि हाँ हम खेत में काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, हम अमीर हैं, हमको लेबर चाहिए, खेत में क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो ये खेत में प्रॉपर्ली किसका यूज करेगा, लेबर का यूज करेगा, इसको लोग फार्म लेबर भी बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, पालनपुर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो पालनपुर में लेबर कहां से आ गए इसके खेत में, तो देखो वैसे लोग जो लैंडलेस हैं, वैसे लोग जो क्या है, लैंडलेस हैं, या फिर वैसे लोग जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटा फार्मर है, उनका अपना खेत काम है लेकिन उससे उनका अर्निंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अपना खेत छोटा सा है, इसमें कितना खेती करेंगे, ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बड़े बड़े किसानों के खेतों पे जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें जो लैंडलेस लोग हैं
जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लेबर की तरह काम करेंगे बड़े फार्मर के यहाँ। तो बड़े फार्मर का लेबर का काम कौन करेगा? लैंडलेस लोग और स्मॉल फार्मर या फिर मीडियम फार्मर कभी कभी जाता है। अब इनको वहां काम करने का जो है सही, वहां इनको मिलेगा डेली वेजेस। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। काम करने का वहां क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे जो फसल होगा, यहाँ पे जो भी फसल होगा, इस पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा। लेबर्स का पे कोई अधिकार नहीं है, हालांकि वो इसकी सेवा कर रहा है, बट इनका इस फसल पे कोई अधिकार नहीं है। बस उनको पैसा मिल रहा है डेली काम करने का। अभी पैसा जो है तुमको कैश में मिल जाएगा, खाना भी खिला देगा डेली, तुमको फूड खाना खिला देगा कभी कभी, ठीक है, कैश मिल सकता है। या फिर हो सकता है वहां से 10 किलो बोल देगा, 10 किलो लेके चलो घर चावल, 10 किलो रख लो, पैसा ना 10 किलो चावल दे दिए, ठीक है। तो ये उनका वेजेस की तरह यहाँ पे क्या करेंगे? लेबर्स की तरह काम करेंगे। पालनपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पालनपुर में लोग लो वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ज्यादा जो संख्या है वो लैंडलेस लोगों का है, स्मॉल फार्मर का है। ज्यादा संख्या किसका है? जो लैंडलेस लोग रह रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर्स रह रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि उनको चाहिए ज्यादा काम, तो ज्यादा काम चाहिए तो भाई ज्यादा लोग भी वहां प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस में उनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा, भाई हम यहाँ काम करेंगे तुम यहाँ काम करेगा, तो इसका फायदा उठाएगा बड़ा फार्मर। वो बोलेगा कि सबको काम का जरूरत है, सबको काम की जरूरत है, तो सबको कम कम पैसा पे ही क्या करवा देगा? काम करवा देगा। जो लार्ज फार्मर है उसका ऐसे फायदा उठाएगा, कम पैसा पे काम करवा देगा, ठीक है। तो ये सीन पूरा था क्या चीज का? लेबर का ये पूरा सीन था कि भाई स्मॉल फार्मर जो है वो खुद से कर लेगा, मीडियम फार्मर भी लगभग खुद से कर लेते हैं, बड़े फार्मर के यहाँ जाना पड़ता है लैंडलेस लोगों को, या फिर स्मॉल फार्मर जाते हैं बड़े के यहाँ, बड़े फार्मर के यहाँ, वहाँ लैंड पे खेती करते हैं, ठीक है। वहाँ पे खेती करने का उनको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, कैश के रूप में मिल सकता है, या खाना खिला देगा, या फिर क्या कर देगा? क्रॉप दे देगा। उनका कोई अधिकार नहीं होता इस खेत के ऊपर, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गया पूरा किसका? लेबर के बारे में। अब है नेक्स्ट, ये जो तीन लेबर नहीं, तीन टाइप के फार्मर जो हैं, इनके पास लेबर तो आ गया, बट याद करो प्रोडक्शन का अगला फैक्टर क्या था? लैंड हो गया, लेबर हो गया। अच्छा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और वो जो क्या मॉडर्न फार्मिंग है, उसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है एडवांटेज बताने के लिए, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि बड़े बड़े जो फार्मर है उनका तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनका खेत बड़ा है तो उनका क्रॉप और बढ़ेगा, उनका तो इनकम और बढ़ेगा। लेकिन जो छोटे फार्मर्स है उनका तो कोई फायदा नहीं था भाई लैंड खेती में, कैसे में क्रॉप को बढ़ाने में, उनका तो फायदा अभी भी लिमिटेड ही रहेगा। ये मान लो 150 से कितना बढ़ेगा? 200 रुपया हो जाएगा। जो पहले 150 कमा रहा था उससे 200 रुपया कमाएगा। यहाँ जो पहले 1500 कमा रहा था वो 2500 कमाएगा। मतलब बहुत कम एग्जाम्पल, बहुत छोटा सस्ता एग्जाम्पल है। मान लो यहाँ जो 40,000 रुपया कमा रहा था वो कितना कमाएगा? 17,000 रुपया। फायदा किसका होगा? लार्ज फार्मर का ज्यादा फायदा होगा ना, स्मॉल फार्मर का फायदा नहीं होगा। तो ये सब बात में हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं प्रोडक्शन के अगले फैक्टर कैपिटल के बारे में। कैपिटल का बात करते हैं हम लोग। भाई कैपिटल की भी तो जरूरत है, प्रोडक्शन करना है क्रॉप में, तो खाली क्या चाहिए? सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि खाली फसल लेके बीज बो दी तो हो गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। उसको पैसे की जरूरत है फार्मिंग में, मशीन्स यूज करने के लिए, इरिगेशन के पानी के लिए उसको जरूरत है, ठीक है, मिनरल्स के लिए, केमिकल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। हालांकि पहले टाइम में तो सब पहले से अवेलेबल रहता था, अब के टाइम में क्या अब तो आपको जाके खरीदना पड़ेगा ना। तो ये सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत है, ये कहाँ से आएगा? तो देखो, जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं, जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स थे, ये लेते हैं लोन। ये क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। ये लोन लेते हैं ऑन द इंटरेस्ट। ये क्या करते हैं? लोन लेते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं, महीने के हिसाब से ब्याज पे लेते हैं। क्या हमको अभी इतना रुपया क्या कहते हैं 4 महीना में आपको सिंपल समझाते हैं। मतलब सपोज गए किसी बड़े से जमींदार के पास और उसको बोले कि आप आपको 10,000 रुपया दीजिए, वो खेती करना है, आपको 10,000 रुपया दीजिए। तो अब वो जो जमींदार है या फिर जो भी बड़ा बड़ा जो अमीर लोग है, वो डिसाइड करेगा कि भाई तुमको हम दे रहे हैं कितना, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, और 6 महीने के हिसाब से तुम पे 5% का ब्याज लगेगा, उतना तुमको पैसे रिटर्न करना होगा। अब 10,000 का 5% 6 महीने के हिसाब से लोग निकाल के उतना पैसा क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। और अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो उसके बदले में आपका जमीन ले लेगा, आपका घर ले लेगा, आपके गहने जेवरात सामान जितना कुछ है सब हड़प सकता है वो, ठीक है।
इस वजह से कई किसान क्या कर लेते हैं, आत्महत्या भी इसी वजह से कर लेते हैं कि वो लोन लिए, फसल खराब हो गया, फसल खराब हो गया तो बिका नहीं, फसल जब बिका नहीं तो रिटर्न कैसे करेंगे, है ना? रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो भाई उनका घर में लइकन है, बीवी बच्चे हैं, पूरा घर द्वार है, जमीन जायदाद है, सब चला जाएगा। तो इस वजह से कई सारे किसान क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सरकार को भी काफी अच्छा हद तक सोचना चाहिए कि भाई जब अमीर अमीर लोग, है ना, अमीर अमीर लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग पैसा ले लेके करोड़ करोड़ रुपया, 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया लेके यहाँ से निकल ले रहे हैं और उनको माफ कर दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो भाई गरीब किसानों को काहे नहीं माफ कर दिया जा रहा है? उनका जो लोन है उसको क्यों नहीं माफ कर दिया जा रहा है? अमीर लोग जो है उसको माफ कर देंगे और जो गरीब है, जो किसान है, उसको माफ नहीं करेंगे। उनका भी माफ करना चाहिए। उनका तो आप लोग सिचुएशन देख रहे हैं, अगर सपोज भारत में फसल खराब होता तो हमको पता होगा कि हाँ ज्यादा बारिश हुआ तो फसल खराब हुआ। अमीर लोग कौन बहाना है कि लोग भाग गए देश छोड़ के? उन लोगों का क्या बहाना है कि लोग देश छोड़ के भाग गए पैसा लेके, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चल गया तो भाई बैंक में माफ कर दिए, और गरीब लोग को माफ नहीं करेंगे, उन लोग का घर हड़प लेंगे, उन लोग का फैमिली से सारा पैसा हड़प लेंगे, उन लोग को मार देंगे। ये चीज है। बड़ा ही सब देश में कॉन्टेशन में होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, छोड़ो, उतना सीरियस नहीं होता है। स्मॉल और मीडियम फार्मर जो है वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं बड़े बड़े लोगों से ऑन हाई इंटरेस्ट, और 4 महीना 6 महीना बोल के उसको क्या करते हैं, चुकाते हैं। अगर नहीं चुका पाते हैं तो भाई अपना घर ले लेगा वो, या फिर कुछ गिरवी रख लेगा, या गाड़ी है, साइकिल है, गहना है, ये सब क्या कर लेगा, रख लेगा। ये स्मॉल और लार्ज फार्मर की बात है। ठीक है, सॉरी, स्मॉल और मीडियम फार्मर वो इंटरेस्ट में क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं। अब ये किससे लोन ले सकते हैं, या तो बैंक से लोन लेंगे, या जो कोई रिच फैमिली है, या फिर रिच जो बड़े फार्मर हैं, रिच फार्मर, लार्ज फार्मर, उनसे ले सकता है पैसा। ठीक है, प्लस में ये कहाँ, और लैंडलॉर्ड हो गया, कोई जमींदार है, या फिर कोई ट्रेडर्स है, ट्रेडर जिनसे ये अपना बेचते हैं, क्या बोलते हैं, जिनसे ये अपना फसल बेचते हैं, उनसे भी लोन ले सकता है अगर वो दे पाएगा तो स्मॉल और मीडियम लोग जो है वो कैपिटल की व्यवस्था कैसे करते हैं फार्मिंग के लिए, लोन लेकर। जो लार्ज फार्मर है वो कैसे व्यवस्था करता है, तो भाई इसका नाम है लार्ज है। ठीक है, ये तो है ही है अमीर, इसके पास पैसा कम ही होगा, इसके पास अथाह सेविंग्स होते हैं। ये सेविंग्स को यूज करता है अपने कैपिटल के रूप में, जो इसका सेविंग्स है उसको अपने कैपिटल के रूप में यूज करता है। जैसे अगर बुक को तुम लोग गौर से पढ़ोगे तो एक बड़ा किसान का नाम आएगा तेजपाल सिंह। बड़े किसान का नाम क्या आएगा, तेजपाल सिंह नाम आएगा, जिसके पास अच्छा खासा सेविंग है। वो छोटे फार्मर्स को लोन भी दे रहा है। ठीक है, छोटे फार्मर्स को वो लोन भी दे रहा है, प्लस में वो नया ट्रैक्टर खरीदने का भी सोच रहा है, यानी कि उसके पास अच्छा खासा सेविंग है। अब ये सेविंग कैसे हुआ इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग उस पर आ जाएंगे। तो ये कुछ तरीका है जिससे अब कैपिटल क्या होता है, अरेंज होता है। यानी कि पालमपुर में हम लोग लैंड को समझ लिए। अच्छा एक बार देख लेते हैं कि वीडियो बंद ना हुआ, नहीं चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग पालमपुर में लैंड समझ लिए हैं, लेबर समझ लिए हैं, और हमारा तीसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल को भी समझ लिए हैं। कैपिटल को भी क्या हुआ है, हम लोग समझ चुके हैं। कैपिटल में क्या है, स्मॉल और मीडियम फार्मर क्या करेंगे, लोन्स उठाएंगे। ठीक है, प्लस में जो लार्ज फार्मर है वो क्या करेंगे, अपने सेविंग्स से कैपिटल चलाएंगे। ठीक है, अब ये सेविंग कैसे आता है इनके पास, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे 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 मॉडर्न टेक्निक्स का यूज हो रहा है फार्मिंग में, मॉडर्न फार्मिंग का जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग की वजह से जो क्रॉप्स हैं उनका अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। राइजेस, उनका अमाउंट क्या हो गया, क्रॉप्स का अमाउंट बढ़ गया। अब जब क्रॉप का अमाउंट बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है कि भाई जितना क्रॉप, सपोज करो जैसे क्या होता है गांव देहात में, अगर बात बताएं गांव देहात में क्रॉप का यूज कैसे होता है, सपोज करो कि एक खेत से 10 क्विंटल आया गेहूं, या 10 क्विंटल चावल मान लेते हैं, चावल आया, तो जितना फैमिली को जरूरत है, जितना गांव रिश्तेदार को जरूरत है, उतना अपने घर में रख लेंगे, और बाकी को क्या करेंगे, बाकी को ट्रेडर्स को बेच देंगे, मार्केट में बेच देंगे। यही करेंगे ना, ट्रेडर्स को बेच देंगे, मार्केट में बेच देंगे, और जितना जरूरत है घर के लिए उतना घर पे रख लेंगे। सेम काम तीनों करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, तीनों भी सेम काम करेंगे। जितना चाहिए उतना क्या कर लेंगे, घर पे रखेंगे, जितना जरूरत है घर के लिए उसको रख लेंगे अलग, और जो बचा हुआ है उसको मार्केट में या ट्रेडर्स में बेच देंगे। अब एक बात बताओ कि स्मॉल और मीडियम और लार्ज में, तीनों में सबसे ज्यादा किसके पास क्रॉप्स होंगे, अपना घर में रख दिए, उसके बावजूद किसके पास सबसे ज्यादा क्रॉप होगा, लार्ज फार्मर के पास, क्योंकि इसका जमीन क्या है, बड़ा है। इन लोगों के पास तो पैसा घट, इन लोगों के पास तो अनाज की संख्या क्या हो जाएगी,
अनाज की जो क्वांटिटी है वो तो घट जाएगी लार्ज के मीडियम के पास भी और स्मॉल के पास भी, तो इनके पास क्वांटिटी जो है वो घट जाएगी, बट लार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लार्ज को फर्क क्यों पड़ेगा? उसका जमीन क्या है, बहुत बड़ा है, क्या उसको फर्क पड़ेगा? अगर वो 5 किलो रखियो लिया, 5 क्विंटल रख लिया, तब वो 10 क्विंटल बचल होगा पास, आराम से अमीर बन जाएगा, वो कमा के अमीर बन जाएगा, कुछ अमीर है, आराम से बेचेगा, फायदा में रहेगा। ठीक है, यानी कि सरप्लस ऑफ क्रॉप्स, देखो अगला टॉपिक कैसे जुड़ा है, सरप्लस ऑफ क्रॉप्स, यानी कि वैसे क्रॉप जो अधिकता में है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में बच गए हैं, उसका क्या होगा? तो ये भाई सब लार्ज फार्मर जो है वो मार्केट में बेचेगा, ठीक है, या किसी ट्रेडर्स को ना बेच के क्या कर देगा, जो अगल बगल का गांव है वहां गांव देहात में घूम कर बेचेगा। जो मीडियम फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, वो क्या करेंगे, वो ट्रेडर से अपना क्या कर देंगे, ट्रेडर्स से बेच देंगे, और जो ट्रेडर्स से बेचेंगे फायदा ट्रेडर्स का होगा। देखो कैसे गांव में मीडियम स्मॉल फार्मर ट्रेडर्स को बेच दिए, आराम से कहीं नहीं बोल पा रहे हैं, एक सेकंड पानी पी, बड़ा स्पीड में आवाज निकल रहा है। तो जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं, वो अपना चावल, गेहूं, दाल, प्याज, मटर, टमाटर सब किसको बेचेंगे, ट्रेडर्स को बेचेंगे। और वो ट्रेडर्स, मान लो सपोज करो कि चावल है, वो ट्रेडर्स खरीदा कितना में, 12 रुपए किलो खरीदा, गांव में वो स्मॉल फार्मर्स वगैरह से 12 रुपए किलो खरीदा, और वो जाएगा कहाँ, मार्केट में जाके बेचेगा, या फिर टाउन्स वगैरह में जाके बेचेगा। अब जब वो टाउन्स वगैरह में जाके बेचेगा तो क्या 12 रुपए बेचेगा, बेवकूफ थोड़ी है, ट्रेडर्स बेवकूफ है, जितना में खरीदा उतना में थोड़ी ना बेचेगा। अब वो इसको कर देगा 17 रुपए किलो, 17 रुपए किलो बेचेगा, और छोटा बच्चा लगाएगा उसको बोल देगा 20 रुपए किलो है, बेवकूफ बना देगा। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली इन लोग का बेवकूफ, ये लोग बेवकूफी बनते जा रहे हैं ट्रेडर्स को बेच के। इससे बेटर होगा कि स्मॉल फार्मर और मीडियम फार्मर अपने चावल का बोरा, ये सब जो भी है उनका खेती का सामान, उसको खुद मार्केट में ले जाएं और जाके बेचें, उसको खुद ले जाए मार्केट में और जाके क्या करें, बेचें, तब ना उनका फायदा होगा, तब उनका फायदा होगा, है ना। तो ये कैपिटल का बात हो गया। और ये सरप्लस ऑफ क्रॉप्स यानी कि कैसे होगा, तो भाई जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने पास जितना भी घर को जरूरत है उतना रख लेंगे, उतना अनाज रख लेंगे, और बाकी बचा हुआ उनका अनाज, जो अत्यधिक अनाज बचा हुआ है, उसको मार्केट में जाके बेच देंगे, टाउन में बेच देंगे। स्मॉल फार्मर और मीडियम फार्मर वही करेंगे, जितना जरूरत है घर को उतना रखेंगे, बाकी ट्रेडर्स को बेच देंगे, विलेज में बेच देंगे, ट्रेडर्स को बेच देंगे और विलेजेस में बेच देंगे। ठीक है, और गांव देहात में तो पता है कितना मोल मलाई होता है। ठीक है, प्लस में अगर गांव की लेडीज हो तो अगर लेडीज हो तो उन लोगों का तो फिर कॉन्सेप्ट ही अलग है, उन लोगों का तो अलग कॉन्सेप्ट है। 3000 का बिल है, बोल रहे 400 रुपए देंगे, अरे भैया 3000 के बिल में 400 रुपया कोई दूर दूर तक अंतर नहीं है। और खास करके मम्मी लोगों के साथ चल जाए तो इसमें तो मतलब लगता है कि हम ही पिटा के आएंगे वापस, ऐसा फील होता है कि भाई लग रहा है कि जैसा हिसाब से मम्मी प्राइस कम करवा रही है, पिटाएंगे हम ही। बिल आया 3000 का, बोल रहे हैं अच्छा 300 रुपया, हाँ 300 देंगे, उससे 1 रुपया कम नहीं देंगे। अच्छा, ये भी गजब टाइप का मतलब ऐसी होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये एकदम अजीब टाइप का कॉन्फिडेंस भी होता है लेडीज लोगों में। 300 रुपया देंगे, वो लोग बोलेगा दुकानदार के नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो ठीक है जा रहे हैं, और जाते जाते दो बार मुड़ के पीछे देखेंगे, पीछे मुड़ के दो बार देखेंगे और बोलेंगे जा रहे हैं 300 में देंगे, बोलेगा ठीक है जाइए, नहीं देंगे 300 में, फिर हल्का हल्का पड़ेगा, ठीक है 5 रुपये ले लीजिए एक्स्ट्रा। 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके क्या करेगा बेचारा। ठीक है, तो सरप्लस ऑफ क्रॉप्स का ये कहानी था, और ये पूरा फार्मिंग का कहानी हो गया पालनपुर का। ठीक है, ये पूरा फार्मिंग चलता था, कैसे प्रोडक्शन फार्मिंग का होता है वहां पे। ठीक है, फार्मिंग के थ्रू लैंड का हम लोग बात कर ले कि भाई वहां लैंड फिक्स था, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, तो उसको बढ़ाने के लिए, जो लैंड तो बढ़ नहीं सकता है तो क्रॉप को बढ़ाया जाएगा, क्रॉप को बढ़ाने के लिए हम लोग HYV सीड्स यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, HYV सीड्स का यूज किया गया, इरिगेशन का यूज किया गया, केमिकल्स का यूज किया गया, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग यूज किया गया, जहां पे एक ही सीजन में एक ही लैंड पे डिफरेंट 2 या 2 से अधिक टाइप की क्रॉप्स को उगाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है,
फिर जो पुराना तरीका था फार्मिंग का उसको छोड़ के मॉडर्न फार्मिंग के तरीकों को अपनाया गया, इस तरह से लैंड को बढ़ाया गया। फिर बात की लेबर के ऊपर, तो लेबर में क्या था, स्मॉल फार्मर जो है बड़े फार्मर के यहाँ जाके काम करता है, मीडियम वाला भी कुछ कुछ जाके वहाँ पे काम करता है, मीडियम और स्मॉल वाले खुद से भी अपना खेत जोतते हैं, और जो लार्ज वाला है वो खाली नौकर पे चलता है। उसके बदले वहाँ के जो लेबर्स हैं उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, या तो कैश मिल गया या तो क्रॉप्स मिल गया, ठीक है। अपने से उसमें क्रॉप्स नहीं खरीद सकता है वो, ठीक है। अपने से मतलब ये नहीं है ना कि जिस खेत में हम एज ए लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर मान लो सपोज करो कि बहुत सारा क्रॉप उगा दिए और उसमें से आधा किलो साइड में घसका लिए कि हम पे मेरा अधिकार है इस पे, हम काम किए, ऐसा वहाँ पे नहीं है। अगर खुद से मालिक चाहेगा तो क्रॉप दे देगा, खुद से आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। मालिक चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, पैसा देगा या खाना देगा, ठीक है। तो ये कहानी हो रहा था किसका, लेबर का ऊपर। फिर बात की कैपिटल के ऊपर, कैपिटल का क्या सीन रहेगा, तो कैपिटल में जो स्मॉल और मीडियम है वो लोन लेते हैं मार्केट से, और जो बड़े वाले हैं उनके पास अच्छा खासा सेविंग होता है, क्योंकि वो हाई अमाउंट में क्या करते हैं, उनके पास जमीन ज्यादा है, क्रॉप्स ज्यादा है, और जब क्रॉप्स ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे ज्यादा, और जितना ज्यादा बिकेगा उतना उनका फायदा होगा, उतना वो क्या करते हैं बैंक में डालते हैं सेविंग के रूप में, क्योंकि को बहुत ज्यादा पैसा का। लार्ज फार्मर को ऐसे मत समझो, धीरे धीरे बोल रहे हो, लार्ज फार्मर को पैसा का बहुत काम है, यही लार्ज फार्मर तो लोन देगा इन लोगों को, तो लोन के लिए पैसा चाहिए ना, इसको नया मशीन खरीदना है हर साल, उसके लिए पैसा चाहिए, नए नए टाइप का केमिकल्स चाहिए जिससे प्रोडक्शन और बढ़े, इसको और फायदा चाहिए। तो ये कहानी पूरा कैपिटल का हो गया, ठीक है। ये कहानी पूरा क्या हो गया, पालन पूरा मतलब फार्मिंग का पूरा ये कहानी यहाँ पे जाकर खत्म हो गया। और इस गांव को एग्जांपल लेके प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि प्रोडक्शन कैसे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो रूरल एरिया में कैसे डिपेंड करते हैं लोगों के ऊपर, कैसे उनका यूटिलाइज होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये फार्मिंग का पूरा खत्म हो गया। अब एक छोटा बचा हुआ है नॉन फार्मिंग। अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल किसमें, लास्ट के 2-4 मिनट और चलेगा, और क्या। अब बात करते हैं पालनपुर के नॉन फार्मिंग के बारे में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन। सबसे पहला डेयरी मिल्क नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है ना कि तो अच्छा, इसमें कितने लोग हैं, लगभग गांव के 25% लोग हैं। अब डेयरी में क्या है, कुछ लोगों ने क्या किया कि गाय भैंस को पाल कर रखा है खटाल में, ठीक है। उनका दूध लेते हैं, उनका जो दूध है गाय भैंस का, उसका दूध लेके क्या करते हैं, टाउन्स में रायगंज, जो वो याद है शाहपुर, रायगंज अगल बगल गाँव देहात, वहां पे उन दूधों को बेच दिया जाता है, ठीक है। अब कई बार वहां पे क्या होता है, डेयरी वाले जो लोग हैं दूध का बिजनेस करते हैं, ठीक है। इससे एक और बात समझ में आ गया कि भाई ये तो दूध का जो बिजनेस है, यानी कि ये पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं, पालनपुर में एनिमल हस्बेंड्री का भी काम बढ़िया चल रहा होगा, पालन पोषण का। अब खटाल क्या है, खटाल ठीक है 10 मतलब 5 गाय है तो क्या दिक्कत है, कम ही गाय है, बट है तो पोषण उनका हो रहा है ना, पालन किया जा रहा है ना, उनको पाला जा रहा है, तो बोल सकते हैं ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। यानी कि डेयरी में क्या होता था, गाय भैंस की जो दूध होता था उनको गांव देहात में बेच दिया, अगल बगल के टाउन वगैरह में क्या करते थे, दूध का बिजनेस करते थे। अब आते हैं दूसरा जो यहाँ पे नॉन फार्मिंग का काम था, वो था शॉपकीपर्स। छोटे छोटे क्या है, शॉपकीपर्स है। अब गांव देहात में देखते हैं हम लोग छोटे छोटे क्या होता है, किराना का दुकान होता है, किराना जनरल स्टोर, दीपू किराना जनरल स्टोर, संजय दीपक किराना, नाम पता नहीं क्यों ले रहा है, माँ काली किराना स्टोर, तो है ना, ये सब चीजें मतलब जनरल स्टोर होता है। और खास करके वो गांव का जनरल स्टोर है, वहां दुनिया का सब चीज मिल जाता है। अब जैसे सपोज करो जनरल स्टोर है, वहां तुमको साड़ी का कपड़ा मिल जाएगा, वहां तुमको श्रृंगार के सामान मिल जाएगा, वहां तुमको स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएगा, गरम मसाला मिल जाएगा, हैरी पॉटर का बुक मिल जाएगा, टॉर्च मिल जाएगा, कुछ भी मिल रहा है वहाँ, टॉफी मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, वहाँ पे दर्जी के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ से टेंट बुकिंग भी होता है, यहाँ चाउमीन मिल जाएगा, हर कुछ मिल रहा है वहाँ पे भाई। चना भुंजा बेच रहा है, कभी दालमोट बेच रहा है, कभी मिक्सचर बेच रहा है, कुछ भी मतलब गांव के किराना स्टोर में हर चीज मिलता है। वो किराना स्टोर नहीं, गांव का वो सस्ता मॉल होता है, ठीक है, वहाँ हर कुछ मिलता है। तो गांव में कुछ छोटे छोटे किराना दुकान भी है, ठेला वगैरह भी है, ठीक है। अब तो धीरे धीरे गाँव में भी क्या हो रहा है, बर्गर का, पिज्जा का, चाउमीन चाट का ठेला लगाया जा रहा है। तो स्मॉल शॉपकीपर्स वहां पे हैं। और कौन है वहां पे,
वहां पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, वहां पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो छोटा मोटा काम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें ज्यादातर उनकी फैमिली ही इन्वॉल्व है। वो लोग कोई बाहर से लेबर नहीं रख रहे हैं, ज्यादातर क्या हो रहा है, फैमिली ही इन्वॉल्व है उनके काम में। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हो सकता है कि छोटा स्केल पे मतलब कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। ऐसे पोस्ट करते हैं कि शुगर केन, जो जिसका खेत है शुगर केन का, वो शुगर केन से क्या बना रहा है, जैगरी बना रहा है। जैगरी मतलब होता है गुड़। वो गन्ने से क्या बना रहा है, वो केतारी से, ईख से जैगरी बना रहा है, गुड़ बना रहा है, ठीक है। कोई वहां पे पॉटरी का काम कर रहा है, यानी कि मूर्ति बना रहा है, घड़ा बना रहा है, दिया बना रहा है, बर्तन बना रहा है मिट्टी का, ठीक है। वहां पे आर्टिशंस लोग हैं, आर्टिशंस हैं, मूर्ति वूर्ति बनाने वाले, ठीक है। फिर वहां पे क्या है, लोहार है। लोहार का इंग्लिश नहीं पता था तो हिंदी में लिख दिया, लोहार है, लोहा का बर्तन वगैरह सब बना रहा है। तो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग भी हैं जो घर में बैठकर अपने फैमिली के साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं। कोई सोम पापड़ी की फैक्ट्री खोल कर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई तेल फैक्ट्री बना रहा है, कोई तेल पेर रहा है, ये सब चीजें हैं। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की ये चीजें हैं। नॉन फार्मिंग में एक एक्टिविटी और था, और वो था ट्रांसपोर्ट का। अब स्टार्टिंग में हम लोग समझे थे कि भाई क्या था कि जो वहां ढोलकपुर है, ये ढोलकपुर नहीं, कौन सा है ये,